बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं आपका ट्यूटर ज़ीशान अशरफ और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल ट्यूटर ज़ीशान ऑनलाइन। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से हों। शुरू करते हैं आज का लेक्चर। हमारा आज का टॉपिक है डिराइव्ड कंस्ट्रक्टर्स इन मल्टीपल इनहेरिटेंस। आज के इस लेक्चर के अंदर हम मल्टीपल इनहेरिटेंस के अंदर डिराइव्ड कंस्ट्रक्टर्स का रोल देखेंगे कि मल्टीपल इनहेरिटेंस के अंदर डिराइव्ड कंस्ट्रक्टर किस तरह से एग्जीक्यूट होते हैं। एज वी नो दैट कंस्ट्रक्टर इज अ स्पेशल टाइप ऑफ मेंबर फंक्शन एंड इट रन्स ऑटोमेटिकली व्हेन द ऑब्जेक्ट ऑफ द क्लास इज क्रिएटेड। ये हमें मालूम है कि कंस्ट्रक्टर एक स्पेशल टाइप का मेंबर फंक्शन होता है क्लास का और इसने ऑटोमेटिकली रन होना होता है जब भी क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है। यहाँ पे मल्टीपल इनहेरिटेंस है, मुख्तलिफ बेस क्लासेस हैं और उनको इनहेरिट किया हुआ है चाइल्ड क्लास ने। दोनों के अंदर कंस्ट्रक्टर्स मौजूद होंगे। देयर आर सेवरल टाइप्स ऑफ कंस्ट्रक्टर्स। कंस्ट्रक्टर्स की मुख्तलिफ टाइप्स हैं। कंस्ट्रक्टर्स की मुख्तलिफ टाइप्स को हम प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर डिस्कस कर चुके हुए हैं। हमारे पास डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर है, हमारे पास पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर है और हमारे पास कॉपी कंस्ट्रक्टर है। इनको हम तफसील के साथ डिस्कस कर चुके हुए हैं। इफ कंस्ट्रक्टर्स आर प्रेजेंट इन बेस एंड डिराइव्ड क्लासेस देन द डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर of the base class runs automatically first, then default constructor of derived class when the object of the derived class without parameter is created। सिनेरियो कुछ इस तरह से है कि हमारे पास मुख्तलिफ टाइप्स के कंस्ट्रक्टर्स मौजूद हैं। डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर और पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर बेस क्लासेस के अंदर भी मौजूद हैं और डिराइव्ड क्लास के अंदर भी हो सकते हैं। डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर की बात हो रही है कि डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर पेरेंट क्लास के अंदर और डिराइव्ड क्लास के अंदर अगर है तो जैसे ही डिराइव्ड क्लास का ऑब्जेक्ट विदाउट पैरामीटर क्रिएट होगा उसके साथ पेरेंट क्लास का डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर पहले एग्जीक्यूट होगा और उसके बाद डिराइव्ड क्लास का डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर एग्जीक्यूट होगा। If the parameterized constructors are present in the base class as well as in derived class, then parameterized constructor of derived class runs when object with parameter is created। अगर parameterized constructor parent और child class के अंदर मौजूद हैं तो जैसे ही एक ऑब्जेक्ट विद पैरामीटर क्रिएट होगा तो उसके साथ सिर्फ और सिर्फ डिराइव्ड क्लास का पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर कॉल होगा। पेरेंट क्लास का पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर डिराइव्ड क्लास के पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर के साथ इटसेल्फ कॉल नहीं होगा। अगर आप चाहते हैं कि पेरेंट क्लास का पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर भी डिराइव्ड क्लास के पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर के साथ एग्जीक्यूट हो तो उसके लिए हमें उसको लिंक करना पड़ेगा। इफ वी वांट टू रन पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर ऑफ बेस क्लास देन इट शुड बी लिंक्ड विद पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर ऑफ डिराइव्ड क्लास इन डिराइव्ड क्लास। अदरवाइज द डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर ऑफ बेस क्लास रन once again before when run parameterized constructor of derived class। इस पॉइंट के अंदर ये चीज क्लियर हो रही है कि अगर हम पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर को भी कॉल करवाना चाहते हैं जो कि बेस क्लास का है तो हमें डिराइव्ड क्लास के अंदर डिराइव्ड पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर के साथ उसको लिंक करना पड़ेगा। अगर हम बेस क्लास के पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर को डिराइव्ड क्लास के पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर के साथ लिंक नहीं करेंगे तो जब भी डिराइव्ड क्लास का पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर कॉल होगा तो उससे पहले इनहेरिटेंस की वजह से
बेस क्लास के अंदर अगर डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर मौजूद होगा तो वो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर एक दफा फिर एग्जीक्यूट होगा और उसके बाद डिराइव्ड क्लास का पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर कॉल होगा। ये जो पॉइंट्स यहां पे हमने डिस्कस किए हैं ये थोड़े से कंफ्यूज कर रहे हैं, इसको प्रैक्टिकली एग्जीक्यूट करके हम वेरीफाई करेंगे और उसको समझने की कोशिश भी करेंगे कि ये जो पॉइंट्स हमने डिस्कस किए हैं इनकी इंप्लीमेंटेशन किस तरह से होती है और इंप्लीमेंट करके हम इन सारे के सारे पॉइंट्स को वेरीफाई भी करेंगे। इन सारे पॉइंट्स को C++ के अंदर कैसे परफॉर्म करेंगे आइए देखते हैं। ये हम डेव C++ के कंपाइलर के अंदर मौजूद हैं, कोड स्क्रीन के ऊपर लिखा हुआ है। इसको मैं लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन करता हूं, उसके बाद इसको स्टेप बाय स्टेप ड्राई रन करूंगा और आखिर पे इसको कंपाइल और रन करके रिजल्ट स्क्रीन के ऊपर शो करूंगा। हेडर फाइल्स इंक्लूड करने के बाद क्लास के कीवर्ड के साथ बेस क्लास को डिफाइन किया जिसका नाम base1 रखा। क्लास को स्टार्ट किया प्राइवेटली, उसके अंदर एक इंटीजर टाइप का वेरिएबल जिसका नेम b1 है मेमोरी के अंदर डिक्लेयर करवाया। पब्लिकली उसके अंदर डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर को डिफाइन किया। base1 डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर है, विदाउट पैरामीटर कंस्ट्रक्टर डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कहलाता है। कंस्ट्रक्टर को स्टार्ट किया, इसके अंदर एक ही स्टेटमेंट है और काउट के साथ स्क्रीन के ऊपर मैसेज आ जाएगा base1 डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, साथ एंडल है। डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर को क्लोज कर दिया, एक और कंस्ट्रक्टर बनाया जो कि पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर है। base1 पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर डिफाइन किया, इसके अंदर एक इंटीजर टाइप का वेरिएबल एज अ पैरामीटर पास किया है। ये पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर है। कंस्ट्रक्टर को स्टार्ट किया, b1 को वैल्यू असाइन की n के अंदर जो वैल्यू आएगी वो b1 को असाइन कर दी है। उसके बाद काउट के साथ स्क्रीन के ऊपर मैसेज आ जाएगा base1 वेरिएबल इज इक्वल टू, कहां से वैल्यू उठानी है b1 से, साथ ही हैंडल। पैरामीटराइज्ड base1 कंस्ट्रक्टर को क्लोज कर दिया और साथ ही base1 क्लास को भी क्लोज कर दिया। ये हमारी base1 क्लास डिफाइन हो गई जिसके अंदर एक प्राइवेट इंटीजर टाइप वेरिएबल है और दो कंस्ट्रक्टर्स हैं, एक डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर है और दूसरा पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर है। क्लास के कीवर्ड के साथ base2 क्लास को डिफाइन किया, क्लास को स्टार्ट किया प्राइवेटली, इसके अंदर भी इंटीजर टाइप का वेरिएबल b2 मेमोरी के अंदर डिक्लेयर करवाया। पब्लिकली इसके अंदर भी डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर को डिफाइन किया। कंस्ट्रक्टर को स्टार्ट किया, इसके अंदर एक ही स्टेटमेंट है, काउट के साथ स्क्रीन के ऊपर मैसेज आ जाएगा base2 डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर और साथ ही हैंडल। डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर को क्लोज किया, उसके साथ एक और पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर को डिफाइन किया base2 और इसके अंदर एक इंटीजर टाइप का वेरिएबल m पास किया। पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर को स्टार्ट किया, b2 को वैल्यू असाइन करें जो m के अंदर रिसीव हुई है और काउट के साथ स्क्रीन के ऊपर मैसेज आ जाएगा b2 वेरिएबल इज इक्वल टू, किसके अंदर से वैल्यू उठानी है b2 से और लास्ट पे हैंडल। पैरामीटराइज्ड base2 कंस्ट्रक्टर को एंड कर दिया और साथ ही base2 क्लास को भी क्लोज कर दिया। ये हमने base2 क्लास को डिफाइन किया, इसके अंदर भी एक इंटीजर टाइप का वेरिएबल है और दो कंस्ट्रक्टर्स हैं, एक डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर है और दूसरा पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर है। ये दो क्लासेस हमारे पास हैं base1 और base2, ये दोनों पेरेंट क्लासेस हैं। अब एक क्लास बनाएंगे डिराइव्ड क्लास या चाइल्ड क्लास, वो इन दोनों क्लासेस की प्रॉपर्टीज को इनहेरिट करेगी थ्रू पब्लिकली। क्लास के कीवर्ड के साथ डिराइव्ड क्लास को डिफाइन किया और पब्लिकली base1 और base2 क्लास को इनहेरिट कर दिया। क्लास को स्टार्ट किया, प्राइवेटली इंटीजर टाइप का एक वेरिएबल c मेमोरी के अंदर डिक्लेयर करवाया। पब्लिकली दो कंस्ट्रक्टर इसके अंदर भी डिफाइन किए हैं। डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर पहले डिफाइन किया है, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर को स्टार्ट किया, इसके अंदर भी एक ही स्टेटमेंट है, काउट के साथ स्क्रीन के ऊपर मैसेज आ जाएगा डिराइव्ड डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर और साथ में हैंडल। डिराइव्ड क्लास के डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर को क्लोज कर दिया। उसके बाद डिराइव्ड क्लास के अंदर
पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर को डिफाइन किया और उसके साथ लिंक किया है बेस 1 के पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर और बेस 2 के पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर को। कॉमा के साथ हमने बेस 1 के और बेस 2 के पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर को डिराइव्ड क्लास के पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर के साथ लिंक कर दिया है, क्योंकि हम ये चाहते हैं कि डिराइव्ड क्लास के पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर के साथ बेस क्लासेस के पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर भी कॉल हों। डिराइव्ड क्लास के पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर को स्टार्ट किया, सी को वैल्यू असाइन की जो डी के अंदर वैल्यू आएगी और सी आउट के साथ स्क्रीन के ऊपर मैसेज आ जाएगा डिराइव्ड वेरिएबल इज इक्वल टू किसके अंदर से वैल्यू उठानी है, सी से, साथ ही एंडल है। डिराइव्ड क्लास के पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर को क्लोज कर दिया, डिराइव्ड क्लास को भी क्लोज कर दिया। ये हमारे पास डिराइव्ड क्लास डिफाइन हुई जो दो डिफरेंट बेस क्लासेस बेस 1 और बेस 2 को पब्लिकली इनहेरिट कर रही है। टोटल हमारे पास 3 क्लासेस हैं, दोनों बेस क्लासेस के अंदर डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर्स भी हैं और पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर भी हैं। डिराइव्ड क्लास के अंदर भी पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर भी है और डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर भी है। डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर्स ऑटोमेटिकली रन हो जाते हैं जबकि पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर को लिंक करना पड़ता है। उसके बाद इंट मेन फंक्शन को स्टार्ट किया, डिराइव्ड क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया विदाउट पैरामीटर और उसके बाद डिराइव्ड क्लास का D1 ऑब्जेक्ट क्रिएट किया विद पैरामीटर और इसके साथ इम्प्लिसिट कॉल हुई पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर्स की, रिटर्न 0 और मेन फंक्शन को क्लोज कर दिया। अब मैं इसको स्टेप बाय स्टेप ट्राई रन करता हूं ताकि कोड को हम बआसानी समझ सकें। मेन से इस प्रोग्राम की वर्किंग स्टार्ट होगी और ड्राइव क्लास का एक ऑब्जेक्ट डी क्रिएट हुआ। मेमोरी के अंदर ये ऑब्जेक्ट है, इसके अंदर 3 वेरिएबल्स होंगे B1, B2 और C। ये 3 वेरिएबल्स हैं जो प्राइवेटली तीनों क्लासेस के अंदर डिक्लेयर हुए हैं, प्लस इसके अंदर 3 कंस्ट्रक्टर्स भी हैं। जैसे ही ये ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ साथ ही डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर्स कॉल होंगे। डिराइव्ड क्लास पब्लिकली इनहेरिट कर रही है 2 बेस क्लासेस को। बेस क्लासेस के जो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर्स हैं वो पहले रन होंगे और उसके बाद डिराइव्ड क्लास का डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर रन होगा। तो स्क्रीन के ऊपर मैसेज आ जाएगा बेस 1 डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, साथ ही हैंडल। उसके बाद बेस 2 डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर और उसके बाद न्यू लाइन के ऊपर डिराइव्ड डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, साथ ही कंट्रोल हैंडल के साथ न्यू लाइन के ऊपर आ जाएगा। ये 3 मैसेजेस तीनों क्लासेस के डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर्स के थ्रू डिस्प्ले हुए हैं। पहले बेस 1 का डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, उसके बाद बेस 2 का डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल होगा और उसके बाद डिराइव्ड क्लास का कंस्ट्रक्टर रन होगा। उसके बाद ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी, डिराइव्ड क्लास का ऑब्जेक्ट D1 विद पैरामीटर जिसको वैल्यू 10 पास की वो क्रिएट हुआ। मेमोरी के अंदर ये D1 है और इसके अंदर भी 3 इंटीजर टाइप के वेरिएबल आ जाएंगे B1, B2 और C। जैसे ही D1 ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ है इसके साथ ही कंट्रोल शिफ्ट करेगा डिराइव्ड क्लास के पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर के ऊपर।
तो यहां से 10 की वैल्यू पास होगी और डिराइव्ड क्लास के अंदर यहां पे आ जाएगा कंट्रोल। जब यहां पे कंट्रोल आएगा तो उसके साथ बेस 1 का और बेस 2 दोनों क्लासेस के पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर भी लिंक हुए हैं। तो डिराइव्ड क्लास का पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर बाद में कॉल होना है, उससे पहले बेस 1 और बेस 2 के पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर पहले कॉल होने हैं। कंट्रोल यहां से पहले मूव करेगा बेस 1 के अंदर और उसके बाद बेस 2 के अंदर। तो यहां पे कंट्रोल बेस 1 के अंदर पहले मूव करेगा। तो बेस 1 के अंदर भी वैल्यू क्या पास करनी है, 10 की। तो वैल्यू जो रिसीव हुई डी को 10 आई रिसीव हुई के, वही वैल्यू यहां पे हमने इसको भी पास की है। अब कंट्रोल बेस 1 के पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर के अंदर मूव करेगा। बेस 1 के पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर के अंदर कंट्रोल आ जाएगा, वैल्यू 10 की यहां पे मूव करेंगे। डी की वैल्यू जो 10 है वो एन को रिसीव होगी। इंटीजर टाइप का एक वेरिएबल एन डिक्लेयर हुआ और उसको वैल्यू असाइन हो गई 10। D1 को असाइन कर दें n, D1 के अंदर D1 को वैल्यू असाइन कर दें 10 और उसके बाद सी आउट स्टेटमेंट के साथ स्क्रीन के ऊपर मैसेज आ जाएगा बेस 1 वेरिएबल इज इक्वल टू B1। बेस 1 वेरिएबल इज इक्वल टू किसके अंदर से वैल्यू उठानी है, B1 से। तो B1 के अंदर 10 है, यहां पे 10 डिस्प्ले हो जाएगा और एंडल के साथ कंट्रोल न्यू लाइन के ऊपर मूव कर जाएगा। कंट्रोल यहां से मूव करेगा और वापस डिराइव्ड क्लास के पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर की तरफ मूव करेगा। जहां से कंट्रोल शिफ्ट किया था वापस कंट्रोल उधर ही मूव करेगा। बेस 1 एग्जीक्यूट हो चुका है, अब बेस 2 का पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर एग्जीक्यूट होगा। इसके अंदर भी वैल्यू पास की है डी की, डी को असाइन किया हुआ है 10। यहां पे हमने डी वेरिएबल को मेमोरी के अंदर डिक्लेयर नहीं किया, ये डी एक वेरिएबल डिक्लेयर होगा और उसके अंदर वैल्यू 10 पड़ी होगी। तो डी की वैल्यू बेस 2 को पास हुई है और बेस 2 के ऊपर कंट्रोल मूव करेगा। कंट्रोल बेस 2 के अंदर यहां पे आएगा और डी के अंदर जो वैल्यू 10 थी वो यहां पे सेंड की, वो असाइन होगी एक इंटीजर टाइप के वेरिएबल एम को। एम को असाइन हो गई वैल्यू 10, कंस्ट्रक्टर के अंदर आएगा। B2 को असाइन करें वैल्यू एम, B2 को वैल्यू असाइन करें, एम के अंदर क्या पड़ा हुआ है 10, B2 को असाइन हो गई। स्क्रीन के ऊपर मैसेज आ जाएगा बेस 2 वेरिएबल इज इक्वल टू B2। न्यू लाइन के ऊपर बेस 2 वेरिएबल किसके अंदर से वैल्यू उठानी है, B2 से, D1 के B2 से। D1 के B2 के अंदर वैल्यू 10 है, साथ ही एंडल कंट्रोल न्यू लाइन के ऊपर। एग्जीक्यूशन कंप्लीट करने के बाद कंट्रोल जंप करके जाएगा जहां से मूव करके आया था। बेस 2 और बेस 1 की एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो गई है। अब डिराइव्ड क्लास का पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर वो एग्जीक्यूट होगा। इसके अंदर वैल्यू पास हुई है 10 जो कि डी को असाइन हुई थी। सी को वैल्यू असाइन करें डी, सी को वैल्यू असाइन हो जाएगी 10। उसके बाद सी आउट स्टेटमेंट के साथ स्क्रीन के ऊपर मैसेज आ जाएगा डिराइव्ड वेरिएबल इज इक्वल टू सी। डिराइव्ड वेरिएबल वैल्यू कहां से लेनी है, सी से। सी के अंदर क्या पड़ा हुआ है 10 और एंडल के साथ कंट्रोल न्यू लाइन के ऊपर। उसके बाद दोबारा मेन के अंदर आएगा, इसकी एग्जीक्यूशन हो गई है, रिटर्न 0 और मेन फंक्शन क्लोज हो जाएगा। इस तरीके से स्क्रीन के ऊपर 3 मैसेजेस आएंगे और 3 पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर्स के थ्रू स्क्रीन के ऊपर 3 और मैसेजेस भी आएंगे। अब मैं इस प्रोग्राम को कंपाइल और रन करता हूं ताकि हम वेरीफाई करें कि जिस तरह से स्टेप बाय स्टेप हमने इसकी एग्जीक्यूशन की है उसी तरीके से ये परफॉर्म हुआ है या उसमें कोई तजाद है। प्रोग्राम को कंपाइल और रन करने के लिए कंपाइल और रन के बटन के ऊपर क्लिक करेंगे।
तो आप देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर जो मैसेजेस हैं वो इस तरतीब के साथ हैं कि पहले बेस 1 डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर है, न्यू लाइन के ऊपर बेस 2 डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर है, न्यू लाइन के ऊपर डिराइव्ड डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर है, उसके बाद न्यू लाइन के ऊपर बेस 1 वेरिएबल इज इक्वल टू 10, न्यू लाइन के ऊपर बेस 2 वेरिएबल इज इक्वल टू 10, न्यू लाइन के ऊपर डिराइव्ड वेरिएबल इज इक्वल टू 10। बिल्कुल उसी तरीके से जिस तरह हमने स्टेप बाय स्टेप इस पूरे के पूरे प्रोग्राम को ड्राई रन किया था। प्रेस एनी की टू कंटिन्यू। आप देख रहे हैं कि डिराइव्ड क्लास के अंदर बेस 1 और बेस 2 के जो कंस्ट्रक्टर्स हैं उनको लिंक किया हुआ है। अगर हम बेस 2 के पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर को लिंक नहीं करते, रिमूव करते हैं, तो बेस 2 के अंदर डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल होगा। ये पॉइंट डिस्कस करके आए थे, तो इस चीज को भी देखते हैं। मैं इसको यहां से रिमूव कर रहा हूं। बेस 2 के पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर को रिमूव कर दिया। अब मैं जब इसको एग्जीक्यूट करूंगा तो इसकी एग्जीक्यूशन कुछ इस तरह से होगी। बेस 1 डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर तो होगा, बेस 2 डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर का मैसेज भी आएगा, डिराइव्ड डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर का मैसेज भी आएगा, बेस 1 वेरिएबल इज इक्वल टू 10 आएगा, लेकिन बेस 2 वेरिएबल इज इक्वल टू 10 ये मैसेज नहीं आएगा। इसकी जगह पे इसकी अल्टरनेटिव बेस क्लास 2 के अंदर डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर एक दफा रन होगा और स्क्रीन के ऊपर आएगा बेस 2 डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, बेस 2 डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर और उसके बाद डिराइव्ड वेरिएबल इज इक्वल टू 10। उसी तरीके से बाकी मैसेजेस होंगे, सिर्फ बेस 2 डिराइव्ड कंस्ट्रक्टर का मैसेज एक दफा फिर उसके अंदर आएगा। इसको मैं दोबारा से कंपाइल और रन करके रिजल्ट चेक करता हूं कि इस दफा अब जब हमने डिराइव 2 क्लास के पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर को लिंक ऑफ किया है तो उसके नतीजे में हमारे पास एग्जीक्यूशन इस तरह से होगी। इसको परफॉर्म करते हैं। कंपाइल और रन के बटन के ऊपर क्लिक किया, आप देख रहे हैं बेस 1 डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर का मैसेज आया है, बेस 2 डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, डिराइव्ड डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, बेस 1 वेरिएबल इज इक्वल टू 10, बेस 2 डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर और उसके बाद डिराइव्ड वेरिएबल इज इक्वल टू 10। बेस 2 के पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर को लिंक नहीं किया था, उसके नतीजे में बेस 2 क्लास का डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर एग्जीक्यूट हुआ। प्रेस एनी टू कंटिन्यू। आपने देखा कि डिराइव्ड कंस्ट्रक्टर्स का रोल डिफरेंट बेस क्लासेस के साथ किस तरह से परफॉर्म होता है। अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन के अंदर आप पूछ सकते हैं। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें, कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार करें और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करके साथ घंटी के निशान को दबा दें ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो का आपको फौरन पता चल जाए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।